किसी भी हाल में कांग्रेस अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आदिवासी चेहरे को ला सकती। बिहार का एक आदिवासी चेहरा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को अपने बोर्ड में कन्वर्ट करा ले, ये कभी नहीं हो सकता है। आदिवासियों का झुकाव किस साइड ज्यादा है? आदिवासियों का काफी वोट भाजपा की ओर जाता है। दोनों राजनीतिक पार्टियां इस समय ओबीसी की बात ज्यादा करती हैं। आपका वोट बैंक आदिवासी भी है, दलित भी है, और सवर्ण कहाँ जाएगा? बनेगा सीएम ओबीसी ही। है कि मोहन यादव जी अगले बार सीएम तो नहीं बने। बीजेपी का डाउनफॉल बीजेपी के पर्ची वाले सीएम ही करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का जो पिछले कुछ समय में घटनाएं घटित हुई, जैसे बड़े नेता को बनने में 2-3 चुनाव लगते हैं, वैसे उसको खत्म होने में भी 2 चुनाव लगते हैं। सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ा? क्या सिंधिया वापस आ सकते हैं कांग्रेस में? पर मैं आपको बताऊं, सिंधिया जी को हराने में उन्हीं के एमएलए थे। प्लान कितना डेवलप हो रहा है? मोहन यादव सीएम है। मेरे ख्याल से वो जो 6 लेन बना उसका सबसे ज्यादा उपयोग तो सीएम साहब कर रहे हैं आने जाने में। लालावा की बात की, वो तो कांग्रेस के हो गए, अब जयस कांग्रेस के नहीं, जयस के। आज भी वो गमछा पीला ही पहनते हैं। देखिए, गोंडवाना में भी 2 पार्ट हुए, जयस में भी 2 पार्ट हुए। चला आ रहा है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। वो हो सकता है कि नकुलनाथ वर्सेस जयवर्धन हो जाए। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशीष दुबे जी, जो राजनीतिक सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। धन्यवाद शिवम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक जो सलाहकार हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं? क्या किसी हारी हुई सीट को चेंज कर सकते हैं? क्या कन्वर्ट कर सकते हैं जीत में? देखिए, पहली बात ये कहना कि किसी सीट की हार जीत एक सलाहकार तय कर सकता है, ये गलत है। सलाहकार आपके चुनाव को बेहतर बना सकता है, बिल्कुल, जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, बिल्कुल, और आपके पीछे या आपके कहना चाहिए कि कुछ गलतियां, कुछ जो आपके साथ आपकी जो समस्याएं हैं, उनको रूबरू करा के उन पे बेहतर तरीके से काम करके चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। उसका परिणाम हो सकता है वो जीत में आए, या कई बार हम ये भी कहते हैं कि कई बार कैंडिडेट हारता भी है। हो सकता है वो हार का अंतराल 2000-5000 हो जाए, और 2000-5000 की जीत और हार को हम लोग कभी ना हार मानते ना जीत मानते हैं। तो कोई एक सलाहकार चुनाव जिता सकता है, ये गलत है, पर हाँ, एक सलाहकार अच्छा चुनाव लड़ा सकता है। यदि आज की तारीख में चुनाव करा दिए जाएं जी, तो क्या लगता है कांग्रेस सत्ता में जीत पाएगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में संभावनाएं कांग्रेस की अच्छी हैं, पर जो नेतृत्व के साथ यहाँ का प्रॉब्लम है, जो यहाँ की लीडरशिप है, उस लीडरशिप के साथ किसी भी हाल में कांग्रेस अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आज इलेक्शन हो जाए। लीडरशिप कौन? जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो गलत बनाया? जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभी तक वो उस तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड पे तो उनका एफर्ट दिखता है। ग्राउंड पे एफर्ट देखो, गाड़ी में घूम के विधानसभा कवर करना नॉट अ पॉलिसी चेंज मेकर्स या ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ प्रदेश अध्यक्ष ऐसे भी बने हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर जो शायद नहीं घूमे, पर वो सरकार बना के लाए थे, है ना। जिसके पहले वाला जो 2018 का हुआ था, उसके पहले जब कमलनाथ जी आए थे, वो तो ऐसे नहीं घूमे, पर रिजल्ट जो आया वो बेहतर आया। कांग्रेस या बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है, या आदिवासी चेहरे को ला सकती है, सीएम बना सकती है? शिवम भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को पहले आप समझो। आदिवासी जो है वो पूरे प्रदेश का एक नहीं है। झाबू अलीराजपुर में जैसे भिलाला हो गए, भील हो गए, कोरकू हो गए, राठिया हो गए, जो खंडवा, बुरहानपुर, इन सब जगहों को कवर करते हैं। फिर आप मंडला डिंडोरी जाओ, वहाँ का आदिवासी अलग है। आप अनूपपुर जाओ, बेगा, कोल अलग हैं। इनके कल्चर्स अलग हैं, इनकी भाषाएं अलग हैं, इनमें आपस में संबंध नहीं होते, ना राखी डोरे के, ना बेटी के, ना किसी टाइप के। तो किसी एक लीडरशिप से अगर आप मध्य प्रदेश का पूरा आदिवासी कवर करना चाह रहे हो, तो ये चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जयस हो, चाहे गोंडवाना हो, चाहे बाप हो, चाहे XYZ कोई भविष्य में आए, तो वो नहीं कर पाएगी। सीएम बनाने कोई पार्टी सीएम बनाएगी नहीं आदिवासी चेहरे पे। कौन करती है? सिर्फ नाम तो करते हैं। बीजेपी ने भी आज से 6 साल पहले सिर्फ उसको भेज के सुमेर सिंह को सिर्फ दिखाया ना। कहाँ सुमेर सिंह कहाँ है? 6 साल में आपने कितनी बार देखा उनको? बिल्कुल देखा कि नहीं? नहीं देखा। तो कांग्रेस में तो इतने सारे लीडर हैं। सिर्फ अभी की तारीख में फ्रंट में अभी 3 से 4 नेता जो हैं वो बाहर परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो बनाया ना कांग्रेस ने? नेता प्रतिपक्ष बनाया, और मेरे ख्याल से अभी तक के सबसे अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं, और सदन में जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। सीएम बना सकते हैं क्या उमंग सिंगार को? सीएम बना तो सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पर मैं अभी भी कहूंगा आप उनके फेस पे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, अन्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं जिसमें सीधी, शहडोल भी आते हैं, जो वहाँ छत्तीसगढ़ से लगे होते हैं। फिर आप बालाघाट, मंडला, डिंडोरी चले जाओ, जहाँ थोड़े से महाराष्ट्रियंस भी होते हैं।
धार का एक आदिवासी चेहरा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को अपने बोर्ड में कन्वर्ट करा ले, ये कभी नहीं हो सकता है। ओमकार मरकाम तो है डिंडोरी में। ओमकार मरकाम है, विक्रांत भूरिया है, बिल्कुल। एक आदिवासी के नाम मैं और लेना चाहूंगा, युवा विधायक हैं, अभी उनका स्वास्थ्य खराब है, अभिजीत शाह, नवजीत शाह टिमरनी से, मकड़ाई टिमरनी से। बहुत अच्छे लीडर हैं। उन लोगों को अगर यूटिलाइज करें, यूटिलाइज अलग तरीके से करें, नोट भीड़ भड़क और वो एक उनका क्षेत्र, जैसे अभिजीत का एक क्षेत्र है वो हरदा में आता है, उसका बैतूल टच है, खंडवा टच है, उसको उस बेल्ट में लगाएं। ओमकार मरकाम को डिंडोली मंडला में आप यूज करें। अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली में मैं कहूंगा कि एक नई लीडरशिप पे आप थोड़ा सा फोकस करें। अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है, लोकल बॉडी 2-5 नेताओं को आप भेजें। और उमंग सिंगार के थ्रू, देखिए उमंग सिंगार के साथ एक और बात बता दूं, धार का चुनाव का परफॉर्मेंस 2023 में सबसे बेस्ट ही रहा। धार और धर्मपुरी ही हारे। धार चूंकि जीत नहीं सकते थे, चूंकि वो भाजपा का गढ़ है। धर्मपुरी चूंकि सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के थे, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी नहीं थी और कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं था, और कांग्रेस हमेशा विधायकों के टिकट काटने में डरती है, और जब तक ये डर रहेगा तो वो डरते ही रहेंगे। आदिवासियों का झुकाव किस साइड ज्यादा है? क्योंकि आदिवासियों का मूलतः झुकाव कांग्रेस की तरफ से था, पर जब शिवराज सिंह चौहान ने एक इतनी सारी पॉलिसीज और जो उनका एक काम करने का तरीका था और जो उनने एक टीम बनाई, वो टीम इतनी कारगर है शिवम भाई की अब हर विधानसभा में आदिवासियों का काफी वोट भाजपा की ओर जाता है। नहीं, लगभग बैलेंसिंग देखें, 22-23 इनके पास है, 22-23 इनके पास एक निर्दलीय। नहीं, अगर इसको अगर कांग्रेस सही से कर ले तो ये 22-23 नहीं है, मतलब आप मान के चलो बीजेपी 4-5 पे भी अटक सकती है। इतना इफेक्ट है, इतना इफेक्ट है। बट यू हैव अपने साथ एक प्रॉब्लम, मतलब कांग्रेस का कहना चाहिए एक प्रॉब्लम ये है कि वो लीडरशिप पर काम नहीं करती है, नई लीडरशिप को जगह नहीं दे पा रही, नई लीडरशिप को सही जगह नहीं दे पा रही। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको कहा, विक्रांत भूरिया ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, बहुत कनेक्टेड है, रोज राहुल गांधी के माध्यम से वो सबको मिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर उनका, अच्छा ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं आपको आदिवासी में, वो चाहे विक्रांत भूरिया हैं, अभिजीत शाह हो गए, और आपका उमंग सिंगार हो गए, और जो भी बात में आगे आएंगे, ये सभी नेता संसद मटेरियल है, संसद मटेरियल है, नोडा विधानसभा मटेरियल। इस चीज को ध्यान रखें, है ना। अगर अपन इसको यूज करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जैसे राधेश्याम मोबाइल भी एक अच्छा नेता है, बिल्कुल, आप उसको यूज करो ना। कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियां इस समय ओबीसी की बात ज्यादा करती हैं, पहले दलित की बात करती थी, लेकिन ओबीसी के समय ज्यादा बात कर रही हैं। जिसका प्रतिशत ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है पार्टियों का उन्हीं को वोट लेने का ज्यादा रहता है। पर मैं अभी भी इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये करने के बावजूद भी आप सोचोगे कि आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओबीसी में बहुत जातियां हैं, उनका कैंडिडेट होता है तो वो वोट करते हैं। आप कह दें कि एक लोधी, एक यादव, एक दांगी, एक कुशवाहा, एक कोई, एक परमार, XYZ, खाती हो गया, कलौता हो गया, जो भी अपने यहाँ की जातियां हैं, अगर हम उनको देते हैं और वो पूरा वोट हमारे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में एक जो पॉलिटिकल पार्टी करती है कि जिले में एक कुशवाहा दे दिया तो सारा कुशवाहा हमारा होगा, ऐसा नहीं होता है। जब इतना नहीं होता है तो फिर आप इतना फोकस करते क्यों हो? आपका वोट बैंक आदिवासी भी है, दलित भी है, और सवर्ण कहाँ जाएगा? एक मैं उसका भी तो कहता हूं, सवर्ण जो एक समय नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस के साथ था, फिर अटल बिहारी जी के माध्यम से वो शिफ्टेड हुआ यहाँ, आप उसको भी तो नहीं पूछते हो। बिल्कुल। और कम से कम 10 से 15 असेंबलीज तो ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का एक अलग ही रोल है। बिल्कुल। उनका क्या है? कुछ नहीं। तो मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ, ओबीसी की राजनीति दोनों पार्टियों को करनी चाहिए, और ओबीसी के लिए कांग्रेस बहुत कर रही है, बीजेपी भी बहुत कर रही है। बीजेपी के तो वर्तमान सीएम ही ओबीसी हैं, और जाहिर सी बात है अभी वर्तमान में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। पर आने वाले समय में यादव भी पूरा बीजेपी में जाएगा, मैं ये कह नहीं सकता। आप चुनाव उठा के देख लीजिए, कम से कम 28 से 32 सीट ऐसी हैं जहां यादवों का दबदबा है। वो आपकी बुंदेलखंड में भी आती हैं, चंबल्स में भी आती हैं, थोड़ी बहुत अपना खरगोन बड़वानी में भी आती हैं। वहाँ का वोट बटन उठा के देखेंगे तो पूरा वोट कभी नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं, मेरे से किसी ने कहा था कि चाहे कांग्रेस जीते चाहे भाजपा जीते, बनेगा सीएम ओबीसी ही। अच्छी बात है, बनना चाहिए। हम भी तो देखें अगला जब 28 का होगा, ये बात तो कहीं ना कहीं तय है कि मोहन यादव जी अगले बार सीएम तो नहीं बनेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हमारे आकलन है, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 28 में बात करेंगे एक बार। मोहन यादव के चेहरे पे भाजपा क्यों चुनाव लड़ सकती? लड़के देख ले बीजेपी।
मतलब हार जाएगी, ऐसा मानना है आपका? बिल्कुल हारेगी, लड़के देख तो ले। मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, बीजेपी का डाउनफॉल बीजेपी के पर्ची वाले सीएम ही करेंगे। अच्छा, मैंने लोगों से सुना है कि जो ओबीसी महासभा है वो बीजेपी की बी टीम है, ओबीसी बीजेपी की। देखिए, राजनीति में जो भी नया आता है वो किसी न किसी की बी टीम हो जाता है, स्वयं घोषित होता है। आप इसको किसी कहीं कहीं उसको वोट कटुआ भी बोला जाता है, कुछ बोला जाता है। क्योंकि जब भी कोई संगठन सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, जब वो आएगा तो जाहिर सी बात है उसे कुछ संरक्षणों की ज़रूरत होती है, कुछ पावर्स की ज़रूरत होती है। वो अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराते हैं, धर्मशाला कराते हैं, फंडिंग्स लेते हैं, फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं, तो वो ना किसी नेता के पास तो जाएंगे ही ना। और जाहिर सी बात है, इस दुनिया का खेल है शिवम भाई, जहाँ सत्ता वहाँ हर कोई। बिल्कुल। जिस दिन कांग्रेस की बनेगी ये सारी टीम कांग्रेस की हो जाएंगी। कैलाश विजयवर्गीय का जो पिछले कुछ समय में घटनाएं घटित हुई, उससे क्या राजनीतिक छवि खराब हुई है या कुछ बड़ा हो सकता है उनके साथ भविष्य में? शिवम भाई, एक ही बात कहूँगा कि जब इंसान का समय खराब आता है तो उसका मुंह खराब हो जाता है। 1 घंटा और औकात में रहना, कैलाश जी आप जैसे नेताओं को ये बात शोभा नहीं देती। आप एक समय आपके नाम के पीछे सीएम ऑफ मालवा लगाते थे कि मालवा और निवाड़ के सीएम है। हाँ, सीएम है, और आपकी तूती बोलती थी, पर आप हमें भी पता है कि वो हाशिए पे हैं, सीएम से उनका बन नहीं रहा है। पर जैसा मैं कहा कि जब समय खराब आता है तो मुंह खराब हो जाता है, तो अभी कैलाश जी जहाँ है ना, जो उनकी लाइफ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट था वो उस पे हैं। अब उस पॉइंट से आदमी ऊपर तो जा ही नहीं सकता। जैसे एवरेस्ट की चोटी पे जाके झंडा फहरा के आपको आना तो नीचे ही है, तो अब वो वाला मामला है। तो दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जैसे बड़े नेता को बनने में 2-3 चुनाव लगते हैं, वैसे ही उसको खत्म होने में भी 2 चुनाव लगते हैं। बिल्कुल। तो एक अगला चुनाव देखते हैं, उसके बाद और जो मैंने अभी कहा है वो कितना सत्य होगा वो भी देखेंगे। क्या सीएम मोहन यादव ने इनकी छवि खराब की? कैलाश विजयवर्गीय के लिए बहुत ज्यादा डाउनफॉल करा। इन्होंने खुद मंचों में बोला कि कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर हमारे फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल। महापौर, ऐसा महापौर जिसको इस इंदौर की जनता जानती नहीं। जब चुनाव हुआ, आप शिवम भाई आप भी देख रहे होंगे उस इलेक्शन में, संजय शुक्ला एक अच्छा नेता, एक इतना पैसे वाला होने के बाद भी विनम्र स्वभाव, सब कुछ XYZ, उसके बावजूद भी एक वकील साहब आते हैं, इंदौर की जनता उनको भरपूर 85 वार्डों से धर के चुनाव जिताती है, और आज दूषित पानी पी रहे हैं, बावड़ियां गिर रही हैं, मौतें होती हैं। अपने यहाँ मौतें भी कम नहीं होती, 2-5 तो होती नहीं है, बिल्कुल दर्जनों में जा रहा है। इंदौर मिडिल इंडिया का सबसे अच्छा शहर है, और आपके माध्यम से मैं एक बात कहूँगा कि तीनों जगह कभी भी एक पार्टी को मत बिठाओ। बिल्कुल। आप लोकल बॉडी में किसी को बिठा रहे हो तो उसको विधानसभा मत भेजो, और विधानसभा किसी को पहुंचा रहे हो तो उसको लोकसभा मत भेजो। ये बैलेंस है। बिल्कुल। बीडी शर्मा, जो जितनी ब्रांडिंग बीजेपी ने बीडी शर्मा की थी, एक बड़ा चेहरा बनाया जी, उतनी तेजी के साथ उनका डाउनफॉल भी आ गया है। उनको सांसद बस बना के रखा है। मैंने अभी क्या कहा था कि वो नेता बने भी 1-2 चुनाव में थे, और वो 1-2 चुनाव में खत्म भी हो गए ना। अभी कैलाश जी के साथ मैंने अभी क्या बोला था आपको, कैलाश जी तो शुरू से बड़े थे, और शुरू से बड़े नहीं थे, वो भी बहुत संघर्ष करा उनने। हाँ, जब यहाँ सुरेश सेठ और जब ये इन लोगों का दबदबा हुआ करता था कांग्रेस और लेफ्ट का, तब ये लोग बेचारे संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत संघर्ष करा, वो करा। बीडी शर्मा ने वैसा वाला संघर्ष नहीं करा, उनने पार्टी के लिए समर्पित रहे, उनने करा। और मैं उनको बोलूंगा कि उनके भाग्यशाली योग थे कि चंबल का आदमी भोपाल रह के बुंदेलखंड से चुनाव जीतने। और सबसे बड़ी बात, 2019 में जब इनका टिकट हुआ तो वहां विरोध हुए। ये अपने खुद के काफिले से गए वहां पे, वहां का लोकल एक भी नेता नहीं आया। वहां की सबसे राजनगर का सबसे चर्चित परिवार वहां चुनाव लड़ा, विधायक की बीवी थी वो, और वो हार गई। ये देखो, ये भी विडंबना होती है। आशीष, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए अपने 2024 के, इसमें इंदौर की सीट ले लो और खजुराहो की सीट ले लो, यहाँ पर प्रत्याशी तो उतारे लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। क्या कारण रहा? इन्हें बी फॉर्म क्यों नहीं दिया? बी फॉर्म तो क्या, अक्षय कांति बम तो सौदेबाजी में गए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, तो सौदेबाजी था ना। एक बात बताओ, किसी को कांग्रेस का लोकसभा का टिकट मिलेगा और वो ऐसा हरकत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। आपको पता है, एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस में हारे हुए लोकसभा प्रत्याशी की जिंदगी भर AICC में इज्जत होती है। वो हर कमेटी का सदस्य बनता है, उसको AICC में हमेशा गेट पास मिलता है। किसे आदमी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया?
ये गलती कांग्रेस की तो हाईकमान की कहाँ सेक्रीफाइस किया वो क्रिमिनल केस के, मतलब जो केस थे उसकी वजह से मुझे तो sacrifice जहां किया तक था? लगता है कि आप बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में उतारोगे तो यही होगा, इसलिए पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिक्स में उतारना चाहिए। खजुराहो की सीट का क्या हुआ? शिवम जी आप बताओ, दीप नारायण जिनकी वाइफ मीरा यादव वहां से लड़ रही थी, दीप नारायण जो गरोठा से 2 बार या 3 बार के सपा से विधायक रहे हैं, वो हाशिए पे हैं योगी आदित्यनाथ के। अभी भी शायद 21 या 22 करोड़ की रिकवरी उन पे निकली हुई है, अभी भी वो जेल अरेस्ट हुए थे, सब कुछ हुआ था। जब आदमी किसी बीजेपी सरकार से त्रस्त है तो आप उसकी वाइफ को प्रदेश अध्यक्ष के सामने कैसे लड़ा रहे हो, ये क्यों नहीं सोचा आपने? और बड़ा कोई चेहरा भी तो नहीं था दूसरा लोकसभा। खजुराहो में क्या है, नहीं तो था पज्जन लड़ा देते। क्या पज्जन में क्या बुराई है? ललिता यादव से हार गए वो तो विधानसभा। वहां तो एक बार देखो, वहां 5,000 का होता है, 5,000 से ये जीते, अगला वो 5,000 से फिर जीत जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। अगला वो 5500-5600 वोटों से पज्जन अगला चुनाव जीत जाएंगे। पज्जन था आपका, नीरज दीक्षित भी तो था, बिल्कुल थे कि नहीं? और भी लीडर थे, ठाकुरों में भी लीडर थे। आप अपने ये विधायक जी जो राजनगर से जो अभी हारे, विक्रम, इनको भी अपन ट्राई कर सकते थे। भुवन विक्रम नहीं, भुवन विक्रम भी हो सकते थे, वो भी विधानसभा मांग रहे थे, विधानसभा मांग वो रहे थे ना। बिकते नहीं। मैं लिख के देता हूँ, ठाकुर आदमी बिकता नहीं। क्या लग रहा है 2028 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस वापस आ पाएगी, जीत पाएगी? आज की दृष्टिकोण से अगर मैं उस पर बात करूं, वर्तमान स्थिति में जो आगामी 4 मतलब जो 2028 में जो एक साथ चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में तो चूंकि बनी जाएगी कांग्रेस की सरकार, बन जाएगी, तो मध्य प्रदेश में बनने की संभावना है, पर लीडरशिप को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ये जो संगठन सृजन के माध्यम से जो आपने राष्ट्र प्रदेश स्तर के नेताओं को जो जिला अध्यक्ष बनाया है, ये आपको भारी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी? छत्तीसगढ़ में भी लीडरशिप का प्रॉब्लम है, चूंकि बघेल साहब अभी परेशान चल रहे हैं, टीएन सिंह साहब भी थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, पर हाँ बघेल साहब अगर दम भरते हैं तो वापिस एक बार चांसेस अच्छे हैं। सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ा? क्या सिंधिया वापस आ सकते हैं कांग्रेस में? बेशक वापसी हो सकती है, वापसी होगी, और शिवम भाई इतनी जोरदार वापसी होगी जिसकी हद नहीं। छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ने के बहुत सारे कारण थे। देखिए ये जो आप लोगों को जो कहानी पता है कि ऐसा था, इसमें एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ। 2019 में जब लोकसभा कांग्रेस हारती है, और जाहिर सी बात है बहुत गंदा हारी थी, तो हर इलेक्शन के हारने के बाद अपने जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो अपना नंबर बदल लेते हैं। उस समय राहुल गांधी जी ने अपना नंबर जो है बदला था, और वो नंबर जो है सिंधिया जी के पास था नहीं। तो सिंधिया जी को उनके पीए के माध्यम से बार बार उनको कनेक्ट करना पड़ रहा था। एक ईगो हर्ट उनका ये हुआ। सिंधिया जी के जो विधायक थे वो पहले ही बिक चुके थे, मैनेज हो चुके थे। ये सिंधिया जी को हारने के बाद पता चला। और मैं आपको बताऊं, सिंधिया जी को हराने में उन्हीं के एमएलए थे, उनकी कॉन्सल्टेंसी में सारे मैक्सिमम एमएलए कांग्रेस के थे, पूरा अशोकनगर कांग्रेस था, बिल्कुल है ना। अब आप रिजल्ट उठा के देख लो क्या हुआ, मुगावली अशोकनगर में क्या हुआ। तो हराने वाले उन्हीं के लोग थे, उनके एमएलए पहले से सेक्रीफाइस थे। जब उनको पता चला कि यार मेरे आदमी चले गए और मैं यहाँ रह गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, बिल्कुल। तो फिर वही है कि जब उनने कहा कि हम साथ में चलते हैं, और मैं अभी भी बता रहा हूँ वो जितने बिके हैं उसमें से आधे तो वहीं पछता रहे थे, पर वो चूंकि अब वहां जाके कैद हो चुके थे तो क्या करते। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था बिंद, लेकिन बिंद में एक करके पूरी सीटें हारती जा रही कांग्रेस। बिंद 2013 तक एक समय अच्छा रिजल्ट देता था कांग्रेस, बिल्कुल। उसके बाद वहां 3 नेता बने, एक तो स्थापित ही हैं अजय सिंह राहुल भैया, एक उनका अलग परचम है, एक कमलेश्वर पटेल, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल का जो पुत्र हैं, CWC के सदस्य भी हैं अभी तो वो, हालांकि इलेक्शन हार गए वो। फिर हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, सतना विधायक, ये तीनों जब तक समन्वय नहीं बिठाएंगे ना तब तक बिंद में कुछ नहीं हो सकता। और ये तीनों ही एक साथ बैठेंगे नहीं, तीनों में ईगो का प्रॉब्लम है। ठीक है, शैलेंद्र पटेल, मतलब आपने उनका पटेल का कहा, कमलेश्वर का, वो ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ की और इनकी क्या नाम से अजय सिंह राहुल भैया की पुरानी लड़ाई है, तो पैतृक लड़ाई है वो। तो देखिए पैतृक लड़ाई राजनीति में कभी स्थायी होती ही नहीं है यार। जब बड़े बड़े राजा महाराजा अपना मैनेज कर सकते हैं तो यार आप लोग तो अभी देखो, डब्बू का तो अभी कैरियर बाकी है भाई, 2 टाइम्स एमएलए ना,
तो डब्बू को तो ईगो तो है कि भाई ईगो तो इसलिए है उसका कि कुशवाहा वोट उसका कहीं नहीं जाएगा। देखो कुशवाहा वोट कहीं नहीं जाएगा, पर इससे वो अपना जो इमेज है वो तो डेंट कर रहा है ना, इमेज डेंट हो रही ना आजकल। जो भी मैं नहीं, कहीं भी आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि यार डब्बू को थोड़ा सा कर लेना चाहिए सेक्रीफाइस। क्या होगा, अजय सिंह राहुल भैया तो अब सतना उतना तो आते भी नहीं है। पहले जो एक वो सतना उनका आते थे। अच्छा अजय सिंह राहुल भैया, मेरी बात सुनो, अजय सिंह राहुल भैया 2014 का लोकसभा चुनाव कितने वोटों से हारते हैं? 7-8 हजार से, 13-14 हजार के लगभग, हाँ ना, मतलब उनका बहुत कम मार्जिन था। मतलब एक ये और एक नरेंद्र सिंह तोमर के सामने वो लड़ रहे थे, क्या कहते हैं अपने अशोक यादव जी, अशोक सिंह जी। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी कि रात के 10 बजे तक इसमें फैक्चुलेशन चल रहा था। तो अगर मैं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या कोई भी नेता अगर 14,000 से मोदी लहर में अगर हारता है तो वो तो उस क्षेत्र का नेता कहलाएगा ही ना। नहीं लोग डब्बू को जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि अजय सिंह राहुल भैया की हार का, लोकसभा की हार का। नहीं देखो उसमें कहानी डब्बू की नहीं, उसमें कहानी तो हमारे मैयर वाले नारायण त्रिपाठी की है। नारायण त्रिपाठी उस जिम्मा लेके बैठे थे। नारायण त्रिपाठी वहां के ब्राह्मणों के नेता भी हैं, बिल्कुल 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होल्ड रखते हैं। और वो तो अभी उनको भी एक जुनून आ गया था, चुनाव पार्टी बना ली थी उन्हें, बना ली या जो भी कहो, पर वो भी उनकी गलती थी। वो गलती शायद वो ना करते तो आज असेंबली में होते। फिर ठीक है, अभी तो कैरियर बाकी है। तो वो 14 का इलेक्शन हारने में तो इनका रोल था, उसमें डब्बू कहां था? डब्बू तो उस समय खुद इलेक्शन लड़ रहा था खजुराहो लोकसभा से, शायद सपा की टिकट से। नहीं वो लोगों ने, मतलब जो उधर की एरिया में खबरें तो कुछ भी बन जाती हैं। पर आप जब मैं एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं, और आई थिंक सो कि उस समय उनके फादर भी शायद बूढ़े ज्यादा हो गए थे, तो वो भी क्या रोल कर रहे होंगे आई डोंट नो। बट वो कहानी मैयर एमएलए की थी, डब्बू का उसमें कोई रोल नहीं था। डब्बू मतलब सिद्धार्थ भैया कितनी सीटों पर अपना इफेक्ट रखते हैं मध्य प्रदेश की? जहां जहां कुशवाहा है वहां उनका दबदबा है। और जितना मैं अभी जान पाया हूं कि कम से कम 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां कुशवाहा वोट अच्छा खासा है, और 5 से 7 सीटें जो हैं जहां वो निर्णायक होती हैं। अगर डब्बू वहां जाते हैं तो 80% वोट वो कन्वर्ट करा लेते हैं। इतना पावर है? इतना पावर नहीं है एक्चुअली में। कुशवाहों में जो उनके पिताजी का वर्चस्व था, सुखलाल कुशवाहा का, क्योंकि एक उनमें खासियत थी और वो इसलिए चर्चित हुए कि वो 2 सीएम को हराए थे, और कुशवाहों के लिए उन्होंने करा भी, बिल्कुल जब तक वो रहे तो उन्होंने कुशवाहों के लिए करा। तो वो अपने पिताजी की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं, और अच्छी बात है। नहीं अब तो डब्बू का थोड़ा सा कुशवाहों के अलावा ओबीसी की ही बात करने लगे हैं। अब वो उनको किसी ने अच्छी सलाह दे दी है कि भाई कुशवाहों के साथ किसी और को भी ले लो। जो ये नई लीडरशिप आ रही है, नकुल नाथ की, विक्रांत भूरिया की, जयवर्धन सिंह की और जीतू पटवारी की, क्या इनमें आपसी समन्वय ठीक रहेगा? क्या लगता है आपको? अभी आपने इसमें कम से कम 4-5 नाम और छोड़ दिए। आप सचिन यादव, बिल्कुल, उसमें क्या बुराई है, अच्छे नेता हैं। नहीं तो क्लेश तो इन्हीं लोगों में ही ये दिखता है, मतलब दिखेगा जो दिखेगा। क्लेश तो अभी और आगे बहुत ज्यादा दिखेगा, अभी तो दिख कम रहा है। पर हाँ मैं ये बोलूंगा कि नकुल नाथ जी को, हालांकि वो भी पार्लियामेंट मटेरियल है, पर विधानसभा में आना चाहिए। और वो आते हैं तो जो कमलनाथ केम का बहुत बड़ा कुनबा, जो एक सीमित हुआ करता था आज से 5 साल पहले, जो आज बहुत बड़े स्तर पे है, वो कुनबे को एक नेतृत्व मिल जाएगा। और जो उनकी पिता की सिस्टम में पॉलिटिक्स करने का वही उनका सेम है, और वो लेके आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जयवर्धन सिंह के लिए तो मैं एक सलाह दूंगा कि उनको थोड़ा सा अपना ऑरा फिल्टर करना पड़ेगा। एक्चुअली वो घिरे इतने ज़्यादा लोगों से रहते हैं कि एक तो नया आदमी सिर्फ कनेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता, अपनी बात रख पाता है, नहीं रख पाता है। उनका भी इलेक्शन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और अगर डीलिमिटेशन बीजेपी ने सही से कर लिया तो अगला इलेक्शन और टफ ही होगा। तो उनको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर वो अपना सिस्टम ठीक करते हैं तो आगे चल के उनका भविष्य अच्छा है। जीतू पटवारी जी का तो अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो वो अपने आप को और विवादित करते जा रहे हैं। विक्रांत भूरिया आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष, अभी नहीं, इस टेन्योर के बाद। क्या ये गुटबाजी दिखेगी आगे चल के इन चारों के बीच? चारों के तो नहीं कह सकते, हाँ 1-2 तो जो कथित तौर पे चला आ रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो हो सकता है कि नकुलनाथ वर्सेस जयवर्धन हो जाए। और जयवर्धन में विक्रांत आ जाएंगे, और नकुलनाथ में उमंग सिंगार एंड ऑल जो उनकी लॉबी है वो आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी ओमकार मरकाम को उतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी आप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को दे रहे हो। उमंग सिंगार जी का जितना होल्ड है आपका अलीराजपुर धार में, उतना ही ओमकार मरकाम का उमरिया, डिंडोरी और जगहों पे है। तो क्या कारण है? पहली बात, ओमकार सिंह मरकाम सीईसी के सदस्य हैं। सीईसी के सदस्य होना एक अपने आप में रिस्पेक्टफुल है। दूसरा, वो राहुल गांधी कैंप के डायरेक्ट आदमी है।
उन पर कोई दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एंड किसी का तमका नहीं लगा है। उनकी टिकट भी वहीं से होती है, पावर भी वहीं से दिया जाता है, सब कुछ वहीं से हुआ जाता है। अच्छे लीडर हैं, दबंग लीडर हैं, और चूंकि अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इसलिए वो हर जगह दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि तवज्जो नहीं है। आज भी मंडला, डिंडोरी, उमरिया और आसपास का जो उनका क्षेत्र है, उसी में उनका ही हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। बुंदेलखंड की राजनीति की चर्चा ज़्यादा भोपाल में क्यों नहीं होती जितने बघेलखंड और मालवा की होती है? शिवम भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो परवरिश हुई है वो अशोकनगर में हुई है, और अशोकनगर से कुछ चंद किलोमीटर दूर पे ही चंदेरी आ जाता है, जो बुंदेलखंड का एक बहुत मजबूत पार्ट है। पर जब हम बुंदेलखंड को देखते हैं, चूँकि आधा एक हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में और आधा जो है, और जब हम अपना बुंदेलखंड देखते हैं जो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये सब, और जब हम करबी, बांदा, अतर्रा और झांसी देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, यहाँ ढंग की सड़कें भी नहीं है, कोई फार्मा क्लस्टर भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है नेतृत्व की कमी थी, अच्छे अच्छे कद्दावर मिनिस्टर्स रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह, कुसुम महदेले जैसे अच्छे अच्छे मिनिस्टर रहे हैं। ऐसा अभी नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें नहीं है। खजुराहो एक धरातल है, विदेशी पर्यटक वहाँ पहले आते भी थे, एक से एक होटल्स हैं वहाँ पे, फिर भी हम वहाँ अपने पर्यटकों को बुला नहीं पाते। पन्ना में भी बहुत कुछ देखने लायक है, चंदेरी में बहुत कुछ देखने लायक है। अगर हम चाहें तो पर्यटक स्थल को सरकार बनाती है, कोई कभी रहता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप चाहे राजस्थान में देख लो, चाहे गुजरात में देख लो, वहाँ कोई भी अगर धार्मिक स्थान है या कोई पुराना स्थान है, पुरातत्व का स्थान है, उसको बनाया जाता है ताकि वहाँ से लोग आएँ। और जाहिर सी बात है, जब विदेशी पर्यटक या बाहर से लोग आएंगे तो एक विकास और बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड का युवा भी चाहता है कि हम पिछोड़ से निकल के आगे आए। सिर्फ और सिर्फ मालवा, निवाड़ और जो दूसरे क्षेत्र हैं, बघेलखंड वगैरह, सिर्फ वहीं क्यों सारा आपने विकास करा? बुंदेलखंड क्यों? मतलब बुंदेलखंड की जनता भी पूछती है ना कि हम पीछे क्यों? देखो, आप ठीक है, आपने मंत्री की बात की, ब्रजेंद्र प्रताप जी की बात की, लेकिन हमारे यहाँ सीएम कौन रहा? उमा भारती को छोड़ दीजिए, कितने साल सीएम रही? उसके बाद उमा भारती जी का आप जो बोल रहे हो, उमा भारती जी बहुत कम अंतराल के लिए रही, पर चाहती तो वो भी कुछ कर। उमा भारती, आप ठीक है ना, वो सेंट्रल में मिनिस्टर भी तो नहीं जब झांसी से वो सांसद हुई। बिल्कुल, जब झांसी से वो सांसद बनी 2014 से लेकर 2019, तब भी वो पावर में नहीं थी। वो अगर झांसी के साथ अगर वो ललितपुर, टीकमगढ़ और इन सबको भी चाहती तो डेवलप कर सकती थी ना। ललितपुर आज भी टीकमगढ़ से ज्यादा डेवलप्ड है। बिल्कुल, आप नोटिस करना, आप जाना, आपको टीकमगढ़ और ललितपुर में डिफरेंस दिखेगा, जबकि है एक ही बुंदेलखंड। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सीएम नहीं रहे ना। बघेलखंड में सीएम थे, अर्जुन सिंह थे, आप मालवा में देख लीजिए सीएम है, लेकिन हमारे यहाँ से सीएम कितने निकले बताओ? और हमारे यहाँ के सीएम कितने साल तक रहे ये भी देखिए ना। देखिए, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, सीएम होना ना होना अलग बात है। अच्छा, आप सीएम की बात करते हो, शिवराज सिंह जी जो विदिशा और सीहोर से आते हैं, वो कितना डेवलप्ड है? वो भी कुछ ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हाँ ठीक है, कॉलेजेस हैं, फलाना है, ये सब चीजें हो गई हैं, पर जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस पटल पे विदिशा या सीहोर को होना चाहिए था, उस पटल पे आज भी वो नहीं है। और सबसे ज्यादा समय के वो सीएम रहे हैं। सीएम होने से किसी क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ये मैं इस पर सहमत नहीं। मैं तो आपकी बात से इसमें एग्री नहीं करता, क्योंकि रीवा कितना डेवलप हुआ, अर्जुन सिंह सीएम थे। उज्जैन कितना डेवलप हो रहा है, मोहन यादव सीएम है। उज्जैन तो पहले से डेवलप्ड हो रहा है। सिंघस से जो उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था 2016-17 का, वही डेवलपमेंट है जो चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सिंघस वापस आने वाला है। बिल्कुल, मोहन जी बने हैं, मोहन जी से कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नया प्रोजेक्ट में इंदौर उज्जैन का जो मेट्रो परियोजना थी, जो ये सब तो कमलनाथ सरकार की लॉन्च की थी। ये 6 लेन भी उनका लॉन्च था। नया क्या हुआ? चलो सीएम बन गए तो सीएम ने क्या करा? ऐसा उज्जैन के लिए विशेष काम नहीं किया। क्या करा आप बताओ ना? फिर घर ही तोड़वाए फिर। हाँ, सिर्फ अतिक्रमण हो रहा है और 6 लेन हो रहा है, और मेरे ख्याल से जो 6 लेन बना उसका सबसे ज्यादा उपयोग तो सीएम साहब कर रहे हैं आने जाने में। जो 2028 का चुनाव होगा उसमें जयस कितना रोल अदा करेगा? देखिए, मैं आपको सामने बात कर रहा हूँ। 2028 का चुनाव आमने सामने का चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है। जयस ने अपनी भूमिका स्वयं ने कम कर ली है। आज उनका एक और एमएलए है मोन्टू सोलंकी, चूंकि वो कांग्रेस के मोनो पे लड़ा, और वहाँ दूसरा कैंडिडेट भी था पोलार खरते, जो बाद में लोकसभा फाइट करा। हालांकि वो जीते। हीरालाल अलावा भी किसी भी सर्वे में नहीं जीत रहे थे, आपको अंदर की बात बताता हूँ। राधेश्याम मूवल हर सर्वे में टॉप आ रहे थे, फिर भी हीरालाल जी जीते। पर हीरालाल जी ने 2018 में जब अपने आप को स्थापित करा, जब आनंद राय उनके साथी हुआ करते थे, ये हर आदिवासी पार्टी का प्रॉब्लम है शिवम भाई।
ये बनाते हैं, लॉन्च अच्छे से होते हैं, इलेक्शन अच्छे से लड़ते हैं, आपस में इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी हो जाती हैं कि अलग हो जाते हैं, और उस महत्वाकांक्षाओं का असर वो आदिवासी समाज की जनता पर पड़ता है। नहीं, हीरा लाल अलावा की बात की, वो तो कांग्रेस के हो गए, अब जयस के रहे कांग्रेस के नहीं, जयस के आज भी वो गमछा पीला ही पहनते हैं। शायद आपके यहाँ भी पॉडकास्ट उनका हुआ है या जो भी है, वो तो अब पीले गमछा पहन के आए होंगे। लोकेश मुजालदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस के, उन्होंने कहा कि वो हीरा लाल अलावा हमारे नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आप देखिए, गोंडवाना में भी 2 पार्ट हुए, जयस में भी 2 पार्ट हुए, और आने वाली जो बाप है, जो अभी उनका एक एमएलए है, वो एमएलए अगली बार तो बनेगा ही नहीं। एक टाइम का एमएलए, मैं लिख के दे देता हूँ, अगली बार नहीं जीतेगा वो। पर वो पार्टी भी अगर यहाँ थोड़ा सा अगर जनाधार बढ़ाती है ना राजस्थान की तरह, तो उसमें भी 2 फाड़ हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। मैं एक किताब ही, ये मेरी किताब में लिख रहा हूँ, आने वाले 1-2 साल में वो शायद आएगी। तो जब वो आएगी तो मैंने जितना गोंडवाना, जयस और जितने भी तमाम जो राजनीतिक दल आदिवासी के लिए आवाज उठाते थे, उन्होंने एक हद तक आवाज उठाई, उसके बाद फिर स्वयं का विकास करा। यदि कांग्रेस जीत जाती तो सीएम चेहरा कौन रहेगा आपकी नजर में? कोई नया ही आएगा, और जो भी आएगा वो जो अभी चल रहा है इनमें से कोई नया ही रहेगा। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, जयवर्धन, विक्रांत, नकुलनाथ? मेरे हिसाब से आगामी 2028 में एक उमंग सिंघार और नकुलनाथ। क्या मतलब वही मैंने पूछा ना कि आदिवासी चेहरे पर मतलब चुनाव लड़ सकती है फिर कांग्रेस? आदिवासी पे लड़ ले, पर मैं अभी भी कहूंगा, लिख के दे रहा हूं, पूरा आदिवासी का वोट एक चेहरे पे कभी नहीं मिलेगा। जैसे शिवम जी आपने मेरे से पूछा कि तीसरे दल में और क्या क्या, तो मैं तीसरे दल में उस दल की तारीफ तो नहीं कर सकता, पर वो दल डेढ़ पिच पे बहुत अच्छा खेल रहा है, वो है आजाद समाज पार्टी। और उसके जो प्रभारी हैं विनोद यादव, और एक उनके राष्ट्रीय नेता है दामोदर यादव। हालांकि वो अपने बयानों को लेके बयान पे रहते हैं, पर वो लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि 1% भी नहीं मिलेगा वोट उनको, उनके लोगों को बुरा लगेगा, पर हाँ वो लोग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। वो जयस और ये जो तमाम पार्टीज हैं, इनसे अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो शायद वो अगर चाहें तो अपने फेवर में ला सकते हैं। तो उतनी तो चर्चा ही नहीं है जितनी जयस की चर्चा है। जयस की चर्चा सबसे आदिवासी एरियाज में है ना। आप जयस की चर्चा चंबल में तो नहीं है ना, जयस की चर्चा तो अनूपपुर में नहीं है ना। आदिवासी वोट होगा, स्वाभाविक सी बात है, चर्चा वहीं होगी। नहीं, आप अनूपपुर जाके देखो, सबसे जो अपना लास्ट है अमरकंटक जो एरिया है, जहाँ अच्छे खासे आदिवासी हैं, 3 सीट वहां आदिवासी। गोंडवाना एक्टिव है ना। गोंडवाना भी खत्म हो गई है वहां पे। गोंडवाना में भी 4 फाड़ है। गोंडवाना तो आई छिंदवाड़ा से थी, वो वहीं खत्म हो गई। क्या सोशल मीडिया चुनाव को प्रभावित करते हैं आपको लगता है? आज के समय में 100%। और मैं तो हर नेता को कहूंगा कि अपना सोशल मीडिया मजबूत रखें। राजस्थान से जो रील्स आप लोग देखते हैं, उन रील्स पे आप भी काम करिए बिल्कुल, क्योंकि जेएनजी वोटर्स है जो सोशल मीडिया से आप पे आकर्षित होगा। तो सोशल मीडिया मैं मानता हूं कि आज की तारीख में एक हथियार है चुनाव जीतने के लिए। जो सोशल मीडिया में बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, उसका कोई तोड़ है क्या? अभी तो कांग्रेस उस पर अच्छा रिप्लाई कर रही है। बिल्कुल, जब से सुप्रिया जी ने कमान संभाली है, तो आप तो एक मिनट के अंदर कांग्रेस उसको चैलेंज कर देती है। आज की तारीख में कांग्रेस एआई का भी यूज अच्छा कर रही है, जो बाजार में लेटेस्ट चीज है उस पर काम भी कर रही है। आप ये भी सिलेंडर वाले मामले में देख लीजिए, पूरे देश में माहौल है, आज हर घर में चिंता है, और वो चिंता निकालने वाली ही कांग्रेस है। आज भी मकर द्वार पे कांग्रेस ने प्रदर्शन करा सिलेंडर रख के। बिल्कुल, तो मतलब वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक खबर उड़ी कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बीजेपी का नैरेटिव था कि वास्तव में कमलनाथ ज्वाइन ही करने वाले थे? नहीं, अगर उनको ज्वाइन करना होता तो ज्वाइन कर लेते। बीजेपी ने एक माहौल बनाया, और उस माहौल का असर उनकी लोकसभा में सबसे ज्यादा पड़ा। यही कारण था नकुलनाथ के हारने? नकुलनाथ के हारने का यही कारण था, और उसी कारण के बीच नकुलनाथ और कमलनाथ जी के जितने भी करीबी थे, वो दीपक सक्सेना और तमाम लोग, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और जो कैंडिडेट था बंटी, वो जो उम्मीदवार थे, उनने भी अच्छा चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आईआईपी क्या है और ये कौन से मॉडल पे काम करता है? आईआईपी एक हम लोगों को द्वारा बनाने का एक चर्चा है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि हर नेता को एक बेहतरीन स्टाफ की जरूरत होती है। तो हमारा मानना है कि हम हर विधायक, मंत्री, महापौर को ऐसा स्टाफ प्रोवाइड कराएं जो उनका प्रोटोकॉल जानता हो, जो स्थानीय अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से पत्राचार करने में काबिल हो,
नोट शीट चलाने में काबिल हो, प्रोटोकॉल फॉलो करने में काबिल हो, जनता और नेता के बीच में समन्वय बिठाने में काबिल हो और हर चीज़ से परिपक्व हो। हम ऐसे उनको बेसिक ट्रेनिंग्स देंगे, उसमें हमारे एमएलएस, एमपीज, जो सरकारी अधिकारी आएंगे उनके सेशंस होंगे और हम ये युवाओं के लिए करेंगे। और शिवम जी, मैं आपके यहाँ कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड के छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगा। अरे वाह, क्या बात है। एक समय था जब कांग्रेस अल्पसंख्यकों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है, लेकिन अब एकदम से मुसलमानों की बात ही करना बंद कर दिया। वो बीजेपी के नैरेटिव के कारण, क्योंकि बीजेपी ने एक तमका कांग्रेस पर लगाया था कि ये मुसलमान की पार्टी है, तब से कांग्रेस ने अपने आप को बैकफुट पे लिया और वो शिफ्ट हुई दलित ओबीसी वाली राजनीति पे। तो कांग्रेस के पास इसका काउंटर नहीं था क्या? नहीं था, बैक फायर कर गई। बैक फायर करना पड़ा। आप मेरे माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया टीम के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता को कि अच्छे नेता चुनिए जो विकास करें, क्योंकि मध्य प्रदेश, जब आप पूरा देश घूमेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। हम पलायन ना करें, हमारे लोग पलायन ना करें, हमारे बेटे बच्चे इसी मध्य प्रदेश में रह के कमाएं, सुचारू रूप से मध्य प्रदेश चले। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे नेताओं को वोट करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आशीष दुबे जी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।